नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है काल, जिसको हम कह सकते हैं पीरियड। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नामकरण का इतिहास। ठीक है, जो हमारा भारत देश का नामकरण है उसका क्या इतिहास रहा है, किस व्यक्ति ने या फिर किसके द्वारा क्या नाम दिया गया है, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है काल के बारे में, पीरियड। यह माना जाता है कि इतिहास में त्रिवर्गीय विभाजन किया गया है जो काफी प्रचलित है। ठीक है, त्रिवर्गीय जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। काल, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, वो 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग है कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इनकी अपनी अपनी काल अवधि है जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इनकी अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, इसकी अगर हम सबसे पहले प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड की, उसका जो समय माना जाता है वो लगभग 30 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक के काल की। ये 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। ऐतिहासिक काल में 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक का समय आ जाता है। यह जो बांटे गए हैं तीनों, इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो इनकी विशेषताओं के आधार पर किया गया है। इनकी विशेषता ही हमें यह बताती है कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है या फिर क्यों हुआ है। इसके बारे में जानिए, इनकी विशेषताओं के बारे में। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसकी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें हमें किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है जो हमें यह बता सके कि हमारा इतिहास क्या था। वो केवल और केवल हमारे जो अवशेष मिलते हैं हमें इतिहास में, या फिर जो वस्तुएं मिलती हैं, उन्हीं से हम क्या करते हैं, अपने इतिहास का पता लगाते हैं। किस इतिहास का? प्री हिस्टोरिक पीरियड का। फिर हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या फिर कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल। यह वो काल था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन आज तक उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं, उन्हें समझ नहीं पाए हैं। इस काल में लिखित साक्ष्य हैं परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तीसरा ऐतिहासिक काल, वो काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। वो क्या है? हमारा ऐतिहासिक काल है। इस काल में लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है भारतीय इतिहास की रूपरेखा तथा पृष्ठभूमि। जो भारतीय इतिहास है उसकी रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा देखने से पहले हमें क्या देखना होगा कि जो हमारे देश का नाम है वो किस प्रकार से पड़ा था, इसको किस नाम से पहले जाना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे भी जानते हैं। भारतीय इतिहास को जानने से पहले यहाँ के नामकरण के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। भारत का नाम भारत पड़ने के पीछे अनेक मत और कहानियां जुड़ी हैं जो यहाँ का इतिहास तो बताती ही हैं, साथ में अन्य जानकारियां भी हमें देती हैं। नामकरण में महाभारत, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ईरानी, यूनानी, चीनी, बौद्ध ग्रंथ, विष्णु पुराण आदि सभी शामिल हैं। जिन जिन की हमने बात की है उन सभी का भारत देश के नामकरण में कोई ना कोई योगदान रहा है। इन्हें जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। नामकरण का इतिहास महाभारत के अनुसार, महाभारत में यह माना जाता है कि जो लिखने वाले थे वेद व्यास जी, उन्होंने बताया कि जो दुष्यंत राजा थे उनके पुत्र का नाम भरत था और उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। ये कहते हैं कि इसमें वेद व्यास जी द्वारा राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। भरत के नाम पर भारत का देश भारतवर्ष कहा गया। ठीक है, भरत के नाम पर भारत का देश या फिर भरत का देश क्या कहा गया? भारतवर्ष। भागवत पुराण में यह स्थान अजनाब और हेमत वर्ष के नाम से जाना जाता है। किसमें? भागवत पुराण में। फिर हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की। मत्स्य पुराण में एक भाग में यह माना जाता है आदि प्रजापति एवं न्याय के व्यवस्थापक महाराजा मनु को प्रजा का भरण पोषण करने के लिए जन्म देने के कारण भरत का
और जिस भूमि पर मनु की शासन व्यवस्था चलती थी या फिर प्रचलित थी उसे भारतवर्ष कहा गया। मतलब जहां पर राजा द्वारा मनु द्वारा भरण पोषण किया गया अपनी प्रजा का, वो भारत कहा गया या फिर भरत कहा गया। और जिस भूमि पर मनु की शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी उसे भारतवर्ष कहा गया। फिर हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। यह बताता है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो बसा है वह भारत देश है, वहां के लोग भारतीय हैं। विष्णु पुराण ने क्या कहा कि जो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में बसा हुआ है वो क्या है, वो हमारा भारत देश है। फिर हम बात करते हैं ईरान के लोगों की। ये सै को है बोला करते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी और आसपास के लोगों को हिंदू व उस स्थान को हिंदुस्तान कहा करते थे जहां से सिंधु नदी निकला करती थी। तो सीधी सी बात है, इन लोगों ने क्या कहा, हिंदू कहा और उस स्थान को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। यूनानियों द्वारा अगर इनकी बात करें तो ये सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को इंडिया नाम से जाना गया। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। हेरोडोटस इतिहास के जनक या फिर इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश में अशोक के अभिलेखों में ये क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों कहा गया, क्योंकि इस द्वीप पर जम्बू नामक वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो ये क्या कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। किसमें, बौद्ध ग्रंथों में और अशोक के अभिलेखों में। फिर हम बात करते हैं चीनी लोगों ने क्या क्या कहा। चीनी लोगों द्वारा भारत देश का 3 से 4 नाम इनके द्वारा दिए गए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। पेंसांग ने भारत को यिंगतू कहा, ठीक है। इसिंग ने आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहा, किसे, भारत देश। इनके द्वारा कहा गया ये चीनी लोगों द्वारा। फिर हम देखते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में सबसे पहले एक प्रदेश के रूप में हमें वर्णन मिलता है, किसका, हमारे देश भारत का, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। लास्ट मनुस्मृति और भागवत पुराण में देव निर्मित देश भी कहा गया है। भागवत पुराण की अगर हम बात करें, पहले भी हमारा ये जिक्र आया है, इसमें अजनाब और हेमव्रत के नाम से भी जाना जाता था। और साथ में क्या कहा गया है, देव निर्मित देश, किसमें कहा गया है, भागवत पुराण में और मनुस्मृति में। तो दोस्तों इसके अलावा भारत देश की अनेक और भी नाम है जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं